गुड इवनिंग बच्चों। वंश, पूर्वांशी, राधिका, योगेश, आप सभी का गुड इवनिंग। चलिए बेटा, कोई डाउट है आप लोग को पिछले क्लास में जितना कराया था? एनी डाउट? गुड इवनिंग राधिका। आप सभी बच्चे बता दे कोई भी डाउट है तो, नहीं तो बढ़ेंगे आगे। मैंने पिछले क्लास में एक लॉ बता दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आज हम बाकी के बचे हुए लॉ को फटाफट खत्म करते हैं, फिर प्रोसीड करेंगे मूल कंसेप्ट की ओर। सो सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। दूसरा लॉ था केमिकल कॉम्बिनेशन का, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। इस डिफिनिट प्रोपोर्शन का लॉ किसने दिया था? जोसेफ प्रॉस्ट ने। ये भी लॉ आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। क्या है ये लॉ? ये लॉ कहता है कि a given compound always contains exactly the same proportion of elements by weight। कहता है कि अगर कोई कंपाउंड की बात करें, कोई भी कंपाउंड हो, है ना, जैसे हम उदाहरण के लिए लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड में आप लोगों को एटॉमिक मास सिखाया था मैंने। कार्बन का कितना? 12 और ऑक्सीजन का कितना? 16 मल्टीप्लाइज बाई 2। सो अगर बात कार्बन डाइऑक्साइड की करें, कार्बन और ऑक्सीजन के मास, तो ये 12 ग्राम, ये कितना? 32 ग्राम। इसका रेशियो 3:8। तो कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी इन कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, ये जो एलिमेंट है कार्बन और ऑक्सीजन, इसका रेशियो 3:8 होगा। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन तथा ऑक्सीजन का रेशियो 3:8 होगा। बाई मास, मास के टर्म में, द्रव्यमान के टर्म में। चाहे किसी भी तरीके से इस कार्बन डाइऑक्साइड को आप बना लें, यानी व्हाट एवर द सोर्स, कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स कुछ भी हो, चाहे आप जैसे बनाए। मैं एग्जांपल के लिए बताता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड को बेटा ऐसे आप तैयार कर सकते हो। देखो ना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिल करके बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। और दूसरा, अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो तो भी तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड आपने बनाया इस तरीके से, यानी कार्बन ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से, या बनाया कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन से। है तो कार्बन डाइऑक्साइड ही ना। सो अगर एक ही कंपाउंड है, चाहे जिस तरीका से आपने इसे प्रिपेयर किया है, तैयार किया है, उसमें एलिमेंट का रेशियो बाय मास, यानी मास के टर्म में यही होगा। यानी इसमें भी 3:8 होगा, इसमें भी 3:8 होगा, है ना। तो यानी एक दिए गए कंपाउंड में एलिमेंट का जो रेशियो होता है उसका वो डिफिनिट है, फिक्स है, चाहे वो कंपाउंड किसी भी तरीका से प्रिपेयर किया जाता हो। चाहे कंपाउंड किसी भी तरीका से तैयार करें, अगर वही कंपाउंड है तो उसमें एलिमेंट का रेशियो सेम होगा। बताइए, सबको आ गया ये बात समझ में?
क्या है डिफिनिट प्रोपोर्शन का नियम? कि किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट का रेशियो सेम होता है, चाहे वो कंपाउंड किसी भी तरह से तैयार किया जाए। एक क्वेश्चन लिखा मैंने कि 0.7 ग्राम आयरन, पढ़िए आप लोग खुद से एक बार क्वेश्चन पढ़ लें। क्वेश्चन एक बार खुद से पढ़िए आप लोग। 0.7 ग्राम iron combines with 0.4 gram sulfur to form FeS। फिर कह रहा है कि 2.8 ग्राम आयरन dissolves in HCl precipitates out 4.4 ग्राम FeS on treatment with Na2S। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे दो एक्सपेरिमेंट है। पहला एक्सपेरिमेंट है जिसमें कह रहा है कि आयरन सल्फर के साथ कंबाइन किया और FeS बनाया। आयरन लिया था 0.7 ग्राम, सल्फर लिया 0.4 ग्राम। सो इस जगह पे आयरन और सल्फर का जो अनुपात होगा 0.4 अनुपात 7:0.4 अर्थात 7:4। तो FeS को तैयार किया गया आयरन और सल्फर के कॉम्बिनेशन से। दूसरा एक्सपेरिमेंट कहता है, ये एक एक्सपेरिमेंट था। एक्सपेरिमेंट 2 कहता है, बेटा ध्यान से देखना, ये कहता है कि आयरन लिया 2.8 ग्राम, क्वेश्चन में लिखा है, इसको पहले HCl से पास कराया। पता है क्या होता होगा? ये रिएक्शन अगर लिखेंगे तो 2, ये ऐसे बनेगा FeCl2 + 2HCl। फिर जो FeCl2 + H2, फिर से ये जो FeCl2 है इसका रिएक्शन करा दिया गया है Na2S के साथ। तो कह रहा है कि बन गया FeS और 2NaCl। समझिए, ये दो इतना घुमा के दिया। पहला एक्सपेरिमेंट एकदम सीधा था कि आयरन 0.7 ग्राम आयरन कंबाइन किया 0.4 ग्राम सल्फर के साथ। इससे जो आयरन सल्फाइड बना FeS, उसमें आयरन और सल्फर का अनुपात वही ना होगा जितना जितना कंबाइन किया। दूसरा एक्सपेरिमेंट कहता है कि 2.8 ग्राम आयरन लिया, उसको पहले हाइड्रोजन क्लोराइड में डिजोल्व कराया, जो प्रेसिपिटेट बना, कौन बना होगा? FeCl2। ये FeCl2 को Na2S के साथ ट्रीटमेंट करा दिया और ये FeS बना। और पता है कितना बना? ये कह रहा है कि 4.4 ग्राम बना। पढ़ लीजिए आप क्वेश्चन को, फिर से वही बात दिखाई देगा। ठीक है बेटा। अब आपसे कह रहा है कि आप बताइए आप लोग कि ये जो डेटा है ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। हम दिखाएंगे बेटा, बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है। पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। सारे बच्चे से मैं बार बार कह रहा हूं, पहले आप क्वेश्चन एक बार पढ़ तो लो। क्वेश्चन कहता था कि 0.7 ग्राम आयरन को कंबाइन किया है 0.4 ग्राम सल्फर के साथ, तो FeS बना। तो वह सारे के सारे, ये सारे आयरन सारे सल्फर यहाँ चला गया। सो आयरन यहाँ पे होगा इस FeS में 0.7 ग्राम और सल्फर 0.4 ग्राम, दोनों का अनुपात 7.4। अरे अनुपात यही तो होता है भाई, अनुपात। डिसिमल को खत्म करिए तो 7/4, इसी को आप लिखेंगे 7.4, यह अनुपात है।
और दूसरे बार में यही FeS को तैयार करने के लिए घुमा के नाक को यहीं पकड़ रहा है ना। एक बार में सीधे पकड़ा, दूसरे में घुमा के पकड़ रहा है, बनाना वही है। सोचो, दूसरे बार में कह रहा है कि 2.8 ग्राम आयरन लिया, इसको हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्शन कराया। आप लोग 10वां क्लास में पढ़े हो कि मेटल जब एसिड से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा और सॉल्ट बनेगा। सो Fe से रिएक्शन क्या, हाइड्रोजन गैस बन के भाग गया, बचा क्या, FeCl2। फिर कह रहा है कि ये जो FeCl2 बना ना, इसको वही उठा के लाया हूं मैं यहाँ, इसको Na2S के साथ ट्रीट करा दिया। जब ट्रीट करा दिए तो फिर से बन गया FeS, और वो FeS है 4.4 ग्राम। पर ये क्वेश्चन 4.4 ग्राम FeS बना है जब Na2S से ट्रीट किया। तो आप क्या देख रहे हो आप लोग, अरे यही आयरन, ध्यान से अगर देखो तो जो आयरन यहां पर था वही सारे आयरन आपको यहां पहुंचा है, वही FeCl2 सारे आयरन यहां है, और वही घूम करके यहां आया है। बताइए आया है कि नहीं। इस 2 बार में हमने रिएक्शन कराया, लेकिन आयरन आपका कौन है, यही आयरन इस FeS में आया है। सो जितना यहां था 2.8 ग्राम, वो 2.8 ग्राम आयरन यहाँ पे होगा। सो इस जगह पे जो आपका FeS है 4.4 ग्राम है ना। सो इसमें से अगर आप आयरन के द्रव्यमान को, आयरन के मास को माइनस कर दीजिए तो सल्फर नहीं निकल जाएगा। सो जब आपको निकला यहाँ पे कि FeS है 4.4 ग्राम, और उसमें आपको पता है कि 2.8 ग्राम आयरन था, तो निश्चित रूप से सल्फर कितना रहा होगा। तो इस 4.4 ग्राम में से 2.8 ग्राम को माइनस करेंगे तो ये 1.6 ग्राम आएगा। आएगा कि नहीं। अर्थात बेटा ये जो FeS बना है, इस दूसरी बार में घुमा करके इस FeS में आपको क्या दिखा, इस FeS में आयरन है 2.8 ग्राम, तो सल्फर है 1.6 ग्राम। तो यहां भी अगर आप अनुपात निकाल के देखिए, Fe रेशियो सल्फर, तो 2.8 अनुपात 1.6 का। अगर आपको ऐसे कंफ्यूज हो तो ऐसे कर सकते हो भाई, आप लोग करना सही। सो 4 7 जा 4 4 जा, यहां भी आपको वही रेशियो आया कि नहीं आया। देखिए जो पहला तरीका से आया था 7.4, एक्सपेरिमेंट 1 में, जो एक्सपेरिमेंट 1 में बेटा रेशियो, अनुपात का मतलब रेशियो डिस्मल है ना, ये 4.4। तो आपको क्या समझना है, आयरन एक्सपेरिमेंट 1 में आयरन एंड सल्फर का रेशियो 7:4 है। एक्सपेरिमेंट 2 में आपको आयरन सल्फाइड जो बना है, फेरस सल्फाइड 4.4 ग्राम, इस 4.4 ग्राम में आयरन 2.8 ग्राम होगा। देन निश्चित रूप से क्या होगा, सल्फर 4.4 माइनस 2.8, अर्थात सल्फर आएगा कितना, 1.6 ग्राम। Therefore, in this FeS, the mass of iron is 2.8 gram and mass of sulfur is 1.6 gram. So ratio of iron to sulfur is 2.8 ratio 1.6, which is 7:4। तो यही है हमारा डिफिनिट प्रोपोर्शन का लॉ, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन गिवन बाय जोसेफ प्रॉस्ट, कि चाहे आप किसी भी तरीका से प्रिपेयर करिए FeS को या कोई भी कंपाउंड को, उसमें जो एलिमेंट का रेशियो होगा सेम होगा, 7:4 एंड 7:4।
So we can say that this data illustrate law of definite proportion, because आपका क्वेश्चन लिख रहा था कि बस ये प्रूव करना है, दिखाना है कि प्रूव दैट दीज डेटा illustrate the law of constant proportion और definite proportion। क्लियर है सबको? जल्दी से बता दीजिए, फटाफट बढ़े आगे मल्टीपल प्रोपोर्शन की ओर। सारे बच्चे बताए बेटा, आ गया समझ में आप लोग को? ठीक है। सो अब हम लोग बढ़ेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसे दिया था किसने? डाल्टन ने, प्रपोज्ड बाय डाल्टन। आइए पहले हम इसके एग्जाम्पल को बताएं, तभी आप लोग को ये लॉ समझ में आएगा, क्योंकि दो लॉ तो आप लोगों के लिए परिचित था, पहले से जान पहचान थी, लेकिन इस लॉ में आपके लिए बिल्कुल नया है। अब बेटा क्विक रिकैप, बस एक ही लाइन है, 9th क्लास का चीज है कि आप किसी भी कंपाउंड को, किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट का रेशियो होता है वो फिक्स होता है, चाहे वो कंपाउंड किसी भी सोर्स से आप तैयार करो। Whatever the source for preparation of compound, the ratio of elements to the compound is always fixed। बस इतना ही है आपका लॉज ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल प्रोपोर्शन के लिए पहले आप एग्जांपल समझिए। एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, समझिए पहले, स्टेटमेंट हम बाद में लिखेंगे, देखेंगे। एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन। अब इस दो एलिमेंट में ये दो मिलकर के दो कंपाउंड बनाया, एक H2O, दूसरा H2O2। H2O2 को हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहेंगे। H2O2 को हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहेंगे, H2O को हम क्या कहते हैं? वाटर। अब जल्दी से आप लोग बता दीजिए, एटॉमिक मास मालूम है आप सभी को, H2O में हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइज बाई 1, यानी कि 2 ग्राम हो जाएगा। अलग अलग करना है, मोलर मास अभी नहीं निकाला हूं मैं, उस 18 ग्राम में ही आ रहे हैं। तो ये कितना? 16। सो आपको क्या देखना है? 16 into 1 यानी 16। सो इन केस ऑफ वाटर H2O2, 16 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइंस विथ 2 ग्राम हाइड्रोजन। आइए H2O2 में देखते हैं। सो 2 मल्टीप्लाइज बाई 2 यानी 2 मल्टीप्लाइज बाई 1 यानी 2 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइंस विथ 2 मल्टीप्लाइज बाई 16 यानी 32 ग्राम ऑक्सीजन। बताइए यहां तक सही है हम सभी? वाटर यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके कंबाइंस करके क्या बनाया? दो कंपाउंड, एक वाटर, दूसरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब ये लॉ कहता है कि अगर एक एलिमेंट के मात्रा को, अमाउंट को आप फिक्स कर दो, तो दूसरे की जो मास होगी, ये दोनों का रेशियो एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगा। फॉर यानी क्लियर लिखें तो इन वाटर, आपको मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख दूं कि इन वाटर 2 ग्राम हाइड्रोजन है और कंबाइंस किया 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, while in hydrogen peroxide 2 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइंस किया 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। तो ये लॉ कहता है कि जब भी दो एलिमेंट आपस में 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स बनाएगा,
तो किसी एक एलिमेंट के फिक्स मात्रा के साथ, फिक्स अमाउंट के साथ जो दूसरा कंबाइन करेगा, इसके मास का रेशियो, अर्थात ये देखिए आप लोग फिक्स है, सो इसके जो मास का रेशियो होगा, ये कहता है लॉ कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगा। ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगा, यानी फिक्स अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन के साथ जो ऑक्सीजन कंबाइन करता है, इस ऑक्सीजन के मास का रेशियो एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगा। ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। पहले दूसरा एग्जांपल भी लेंगे, अब आप लोग पहले स्टेटमेंट पढ़ लें, फटाफट पढ़िए स्टेटमेंट कि इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन, अरे एन होगा एक कंबाइन, if two elements can combine to form more than one compound, okay, the masses of one element that combine with fixed mass of other element, in this case fixed mass हमने किसका मान लिया, हाइड्रोजन का, तो ऑक्सीजन का जो मास होगा आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, है ना। ये आपका स्टेटमेंट है। बोथ कंपाउंड आर डिफरेंट इफ, क्या लिखे हो आरब, इफ द एटॉमिक मास ऑफ बोथ कंपाउंड आर डिफरेंट, कोई भी होगा, मैं आपको दिखाता हूं, सबसे बेस्ट ये एग्जाम्पल था। इसके बाद अब आपको दूसरा एग्जाम्पल मैं दिखाता हूं, उसी में सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक क्या क्या मैं अलग अलग दिखाता हूं। दो एलिमेंट लेते हैं, एक नाइट्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखिए एक कंपाउंड लेते हैं, इसका N2O, क्या लिया हमने, N2O, ठीक है। दूसरा कंपाउंड ये बनाता है NO, तीसरा NO2, चौथा N2O3, पांचवा N2O5। देखिए ये बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल भी है, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दो एलिमेंट है और कंबाइन करके इतने तरह के कंपाउंड बनाता है। अब आप लोगों को सबसे पहले इसको हमें क्या करना है, अलग अलग करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास बेटा कितना होता है, 14, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना, 16, ये तो पता होना चाहिए सभी को। अब आपको क्या दिखा, देखिए यहां पे नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, सो 2 मल्टीप्लाइज बाय 14, यानी 28 ग्राम नाइट्रोजन के साथ 16 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन किया। बताइए एम आई राइट, सही है यहां तक। अगर N2O में मैं देख रहा हूं नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, सो N2O में 2 × 14, तो 28 ग्राम नाइट्रोजन के साथ 16 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन किया। इसमें आते हैं, सो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 ग्राम और ऑक्सीजन का 16 ग्राम, ठीक है। इसमें देख लेते हैं नाइट्रोजन का 14 ग्राम, अब बताइए ऑक्सीजन का 2 मल्टीप्लाइड बाय 16, यानी 32 ग्राम, ओके। यहां पर आइए देखिए आप लोग, 2 मल्टीप्लाइड बाय 14 यानी 28 ग्राम, और इसमें 3 मल्टीप्लाइज बाय 16
48 ग्राम। और इसका एग्जाम्पल देखिए, तो 2 मल्टीप्लाइज बाई 14 28 ग्राम, और ऑक्सीजन 5 मल्टीप्लाइज बाई 16 80 ग्राम। बताइए यहां तक सभी को आ गया समझ में? किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो जल्दी जल्दी बता दीजिए। आरव, आस्था, आरुष, जो भी बच्चे हैं आप सभी फटाफट बताइए, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये समझ में आ गया। अब मैं इस पे रूल लगा रहा हूं, है ना? अब इस पे मैं रूल लगा रहा हूं कि क्या होने वाला है। मैंने क्या कहा था लॉ में कि किसी भी एक एलिमेंट के मास को फिक्स करिए, है ना? यहां पर अभी क्या है, फिक्स नहीं है। अब कहिएगा क्यों फिक्स नहीं है? क्योंकि कहीं नाइट्रोजन 28 ग्राम है तो कहीं 14 ग्राम है, या ऑक्सीजन ही देखिए तो कहीं 16 है, कहीं 32 है, कहीं 48 है। तो अभी ये फिक्स नहीं है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, फिक्स करते हैं। क्या फिक्स करें? नाइट्रोजन को 14 ग्राम फिक्स कर लेते हैं, और मैथमेटिक्स का यूनिटरी मेथड लगा दीजिए। सो बेटा आइए, यहां पे जब आप जानते हो कि 28 ग्राम नाइट्रोजन के साथ 16 ग्राम ऑक्सीजन है, तो अगर मैं कहूं कि 14 ग्राम के साथ ये कितना हो जाएगा, 8 ग्राम होगा, तो कहीं कोई डाउट? ये तो मैथमेटिक्स है, न्यूमेरिकल। कि अगर हमने कहा कि कंपाउंड को देख के रेशियो कि 28 ग्राम नाइट्रोजन के साथ 16 ग्राम कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन, तो 14 ग्राम नाइट्रोजन के साथ कितना करेगा, 8 ग्राम। हाफ कर दिए, करेंगे ना? थम्स दिखा दीजिए जो बोल नहीं सकते फटाफट। 8 ग्राम करेगा। दूसरे में आइए, यहाँ फिक्स है 14 ही है, बहुत अच्छी बात, यहाँ हमें कुछ नहीं करना पड़ा। सो 14 ग्राम के साथ यहाँ पे देखिए 16 ग्राम। हमें एम क्या है कि सारे में नाइट्रोजन को फिक्स करना 14 ग्राम पे। तीसरा में आइए, तो यहाँ भी 14 ही है, कोई लफड़ा नहीं है, बहुत सीधा है। सो 14 ग्राम के साथ कंबाइन किया 32 ग्राम। फोर्थ में आइए, यहाँ पे है बेटा 28 ग्राम के साथ 48 ग्राम। सो यस को भी हमें क्या करना होगा, 14 ग्राम में। तो इस रेशियो में जब 28 ग्राम नाइट्रोजन के साथ 48 ग्राम ऑक्सीजन, तो 14 ग्राम के साथ कितना, 24 ग्राम ऑक्सीजन। यही होगा ना? अब एक और बचा है, यहां भी देखिए 28 ग्राम के साथ 80 ग्राम ऑक्सीजन। सो बेटा अगर इसे मैं कहूं 14 ग्राम के साथ, तो ये कितना हो जाएगा, 40 ग्राम ऑक्सीजन। बताइए, अब क्या कर दिया मैंने, इतना मैथमेटिक्स लगा करके कि नाइट्रोजन के मास को हमने फिक्स कर दिया। नाइट्रोजन की मास अब सभी में फिक्स हो गया 14 ग्राम, है ना? तो आप देख रहे हो कि जब नाइट्रोजन के फिक्स के साथ एक में, आइए हम ऐसे ले लेते हैं, इसे नंबर 1 ले लेते हैं, आसान रहेगा। 8, ये 16 है, नंबर 2, इसका 24 वाला को ले लीजिए नंबर 3, 34 वाले को नंबर 4, और ये नंबर 5। बहुत अच्छा रेशियो बनेगा आपका। अर्थात N2O रेशियो N2O3, इसके बाद है आपका NO2, N2O5। इस सीक्वेंस में अगर आप लिखते हो तो सभी में नाइट्रोजन की मास फिक्स है 14, और ऑक्सीजन का रेशियो मैं लिख रहा हूं, देखिए 8, NO के केस में 16, N2O3 के केस में देखिए ऑक्सीजन 24, देन फोर्थ नंबर NO2 में 32, और N2O5 में 40। जब आप इसे देखो ना, ये बिल्कुल बहुत ही सिंपलेस्ट रेशियो में आ गया।
होल नंबर रेशियो में। यही तो कहा है कि आपको देखने में लग रहा था ये अलग अलग कंपाउंड है, लेकिन ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि जब दो एलिमेंट कंबाइंस किया और दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाया है, उसमें किसी एक एलिमेंट के फिक्स मास के साथ दूसरे एलिमेंट का जो मास कंबाइन करता है वो एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में होगा। देखिए बहुत अच्छा से कि नाइट्रोजन अगर सभी में मैंने 14 माना फिक्स मास के साथ, तो 1:2:3:4:5, यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब फटाफट बता दे, आप सभी बच्चे को आ गया समझ में? इसमें कोई डाउट है? किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बेटा बता दीजिए। क्लियर है? क्लियर है? आप सारे बच्चे बताते आ रहे हो, मुझे किसी का इंडिविजुअल पूछने की जरूरत नहीं पड़े। फिक्स, हाँ बेटा तो भी हो जाएगा पूर्वांशी, आप देख लेना बस वैसे ही करके। फिक्स अगर आपने ऑक्सीजन को करना है तो भी होगा आपको, तब वैसे ही यूनिटरी मेथड लगा देना। आपने ऑक्सीजन का फिक्स करो, कुछ भी तो करोगे, मान के चलो ऑक्सीजन को 16 फिक्स कर लो ना, ऑक्सीजन को आप 16 फिक्स कर लो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ 16 के साथ 14, यहाँ पे 16 के साथ 28, यहाँ भी देखो ना, जब 32 के साथ 14 है, इसका 16 के साथ 7 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 16 3 जा 48 होता है, सो 3 से डिवाइड करिए, तो इसको 16 के साथ इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे, ये होगा 3.5 हो जाएगा, इसको भी करेंगे, सबको करिए 16 से, आपको वहां भी उसका भी होल नंबर रेशियो होगा। बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं है कि अगर जैसा मैंने नाइट्रोजन का फिक्स किया तो ऑक्सीजन होल नंबर रेशियो में आया, वैसे ही अगर आप ऑक्सीजन को फिक्स कर दो उसका भी होल नंबर रेशियो होगा। कुछ भी फिक्स कर लो, हमें नहीं इसमें से, लेकिन सारे मानो 32 फिक्स कर लो तो बस सबको बढ़ाना पड़ेगा ना, 32 कैलकुलेट करना, जैसा मैंने सबको 14 के टर्म में लाया वैसे आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप सारे बच्चे को ये बात आ गया होगा समझ में। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट? चलिए ठीक है बेटा, तो बढ़ते हैं अब आगे। तो ये सारे एग्जाम्पल मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को। अगला लॉ है गे-लुजैक्स लॉ, इसे कहते हैं गे-लुजैक्स लॉ। इसे गे-लुजैक नाम के साइंटिस्ट नाम ही में छुपा है, इसके जो लॉ है गे-लुजैक्स लॉ, तो किसमें होगा? गे-लुजैक्स ने दिया। ये कहता है कि अगर कोई गैस रिएक्शन के लिए कंबाइन करता है या फिर कोई रिएक्शन में गैस बनता है, किसी भी रिएक्शन से गैस कंबाइन करेगा या बनेगा, तो उसके वॉल्यूम का जो रेशियो है वो फिक्स होगा। अर्थात कहिए, देखिए ना, व्हेन गैसेज कंबाइंड और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होता है जहां पे गैस कंबाइन करता है, और बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जहां पे गैस प्रोड्यूस होता है। तो कह रहा कि अगर गैस कंबाइन करता है और प्रोड्यूस्ड होता है इन अ केमिकल रिएक्शन, सो दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, यानी वो कैसे करता है? तो वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में करता है। कंडीशन क्या है? कि सारे गैस का टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए। सो ये है स्टेटमेंट। कैसे करना था? एग्जाम्पल लिखा ही हुआ है, समझा के कर दूं मैं, कि अगर हाइड्रोजन गैस कंबाइन किया ऑक्सीजन गैस के साथ तो पता है वाटर बनता है। क्या ये बैलेंस्ड इक्वेशन है या नहीं? बैलेंस्ड इक्वेशन है या नहीं? नहीं है। तो बैलेंस नहीं है तो बेटा बैलेंस कैसे करेंगे? यहां पे पीछे 2 लगा दीजिए। अब ये क्या होता है? बस रेशियो, वॉल्यूम कहां से लेना? जो पीछे कोफिशिएंट है,
मान के चलो 2 वॉल्यूम, तो इसके पीछे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 वॉल्यूम, तो ये भी बनेगा 2 वॉल्यूम। अर्थात जितना ml हाइड्रोजन कंबाइन करेगा, ऑक्सीजन उसका आधा कंबाइन करेगा, और वाटर उतना ही बनेगा जितना हाइड्रोजन से। उदाहरण आपके सामने है कि अगर 100 ml हाइड्रोजन आपने लिया तो कंबाइन करेगा 50 ml ऑक्सीजन से, बनेगा 100 ml। यानी यहाँ पे जो रेशियो हुआ कितना, 2:1। तो ये कहता है कि अगर किसी भी रिएक्शन में गैसेज कंबाइन करता है या रिएक्शन होने से गैस बनेगा, तो उस गैसेज की जो वॉल्यूम है वो एक सिंपल रेशियो में होगा। रेशियो क्या हुआ यहाँ, 2:1। कंडीशन है कि सारे गैस का टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए। ठीक है, बस यही है छोटा सा, इस पर आपको एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने डाला था। ये है आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है कि 10 लीटर, पढ़िए आप लोग क्वेश्चन खुद से पढ़िए। 10 लीटर SO2 react completely with 5 liter of O2। सो आपको ये रिएक्शन ये है बेटा, SO2 प्लस O2 मिल करके SO3 बनता है। गैस है, गैस है, गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन करेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाएगा। अब आप लोग बताइए क्या ये बैलेंस्ड इक्वेशन है या नहीं है? बैलेंस्ड इक्वेशन है क्या SO2 प्लस O2 SO3 या नहीं? इस रिएक्शन सब में बैलेंसिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। सो बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पीछे 2 लगा दीजिए। ये रिएक्शन अब पता बता दिया कि जितना 2 वॉल्यूम अगर लेते हैं इसका, तो ये होगा 1 वॉल्यूम और ये भी होगा 2 वॉल्यूम। अर्थात अगर आपके क्वेश्चन में 10 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड है, ये 10 लीटर है, तो ये रिलेशन क्या बता दिया, ये हो जाएगा 5 लीटर और ये फिर हो जाएगा 10 लीटर। सो आंसर होगा क्या, 10 लीटर। आपसे यही क्वेश्चन था कि जब 10 लीटर SO2 कंबाइंस किया, रिएक्ट किया कंप्लीटली 5 लीटर ऑक्सीजन के साथ, तो बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्वेश्चन है कि कितना वॉल्यूम बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड का, कितना बनेगा? अगर 10 लीटर ये था, देखिए 2 वॉल्यूम, तो ये भी बना 2 वॉल्यूम। सो अगर सल्फर डाइऑक्साइड 10 लीटर था तो सल्फर ट्राइऑक्साइड भी 10 लीटर बनेगा। हाँ, ये बैलेंस करने के बाद ही होगा, अगर ये आप गलत कर लिए होगे तो फिर नहीं हो पाएगा। बैलेंस करना होता है इसमें, जब भी करेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन से ही काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एवोगैड्रोज लॉ। अगला लॉ है एवोगैड्रोज लॉ, जिसे किसने दिया था? प्रपोज्ड बाय एवोगैड्रो ने। किसने दिया था इस लॉ को? एवोगैड्रो ने दिया था। तो देखिए आप लोग क्लास 9th में सिर्फ 2 लॉ पढ़ के आए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे आपको कौन कौन से लॉ पढ़ना है? तो अभी तक मैंने करा दिया। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, तीसरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, चौथा गेलू-जैक्स लॉ, पांचवा करने जा रहे हैं एवोगैड्रोज लॉ, फिर डाल्टन्स लॉ। सो इतने लॉ है। एवोगैड्रोज लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। क्या है इसका लॉ? ये लॉ कहता है कि अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों कांस्टेंट है
यानी टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट है, तो चाहे कोई भी गैस हो, अगर वॉल्यूम इक्वल है तो उसमें मोलेक्यूल्स की संख्या भी इक्वल ही होगी। उदाहरण के लिए मैं बता दूं आपको कि एक गैस लेते हैं ऑक्सीजन और दूसरा गैस लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों गैस को हमने सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे रखा। इसका वॉल्यूम मान लेते हैं 22.4 लीटर और इसका भी वॉल्यूम 22.4 लीटर कर दे। ठीक है, दो अलग अलग गैस है, दोनों का वॉल्यूम हमने सेम कर दिया, तो इसमें ये तो क्या हुआ वॉल्यूम, इसमें मोलेक्यूल्स की संख्या जो होगी वो भी फिक्स ही होगी, 6.023 10 टू पावर 23 और इसमें भी 6.023 10 टू पावर 23। यही कहता है एवोगाड्रोज लॉ कि चाहे कोई भी गैस हो, अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम है तो कोई भी गैस का इक्वल वॉल्यूम इक्वल नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स को कंटेन करेगा, समान है ना। यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स। इसका दूसरा ऐसे भी घुमा के कह सकते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स ऑफ गैस ऑक्यूपाई इक्वल वॉल्यूम। दोनों बात सेम ही है। बताइए आगे आप सभी को समझ में क्या कहना है। चाहे कोई भी गैस हो, कंडीशन क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर बिल्कुल सेम रहना चाहिए। अगर जैसे हमने वॉल्यूम सेम कर दिया और टेम्परेचर भी सेम ही कर दीजिए, टेम्परेचर भी T मान लेते। So at same temperature and pressure, equal volume of any gases occupy contains equal number of molecules, या इसका उल्टा कि equal number of molecules of gas occupies equal volume। क्लियर है बेटा आप सभी को। ये दोनों लॉ एवोगाड्रोज और गेलुजैक का हम फिर पढ़ेंगे डिटेल में स्टेट्स ऑफ मैटर में, इसलिए यहाँ पे डिटेल नहीं करने जा रहे। ठीक है, अब है नेक्स्ट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इस डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में आप लोग क्लास 9th क्लास में पढ़े होंगे। 11th में ज्यादातर 9th का ही रिपीटिशन होता है। किसने दिया था, डाल्टन्स ने। इस डाल्टन्स ने एक बुक पब्लिश किए थे, ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। बेटा भव्या ये सारे नोट्स आपको शेयर होता है, आप देखते नहीं हो। आपको ये मिलेगा अपने ऐप में, मैं दिखा दूं आपको ये कहाँ मिलेगा। तो देखिए जब मोबाइल में आप अपने ऐप को खोलोगे है ना तभी मिलेगा, क्योंकि अगर दिक्कत होगा तो आप हेल्प लीजिएगा ऐप मैनेजर से, वो बताएंगे आपको। मैं दिखाता हूं आपको कि कैसे मिलेगा। कोई भी क्लास का जब आप उठाएंगे तो अपने ऐप में आप देखेंगे माई कोर्स होगा, जहां से आप क्लास ले रहे होंगे। जब अपने ऐप को खोलोगे तो उसमें माई कोर्स आएगा और उस माई कोर्स में आप अपने क्लास में जाओगे। उस क्लास में आपको ऊपर दिखाई देगा सीक्वेंस में लेक्चर, है ना। नेट स्लो है, यहाँ पे नहीं खुल पाएगा मेरे में। सो आपको जब ऐप खोलोगे, ऐप खोलने के बाद आपको माई कोर्स में जाना है। माई कोर्स में जाने के बाद आपको दिखाई देगा ऊपर से अलग अलग सब्जेक्ट का लेक्चर। या तो आप पूरे ड्रॉप डाउन करके आपको देख लेना है कि आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए, है ना। अदरवाइज उसको ड्रॉप करके भगाते चलोगे, आपको जिसमें पहुंचना है वहां पहुंच जाओगे। जैसे आपको केमिस्ट्री करना है, केमिस्ट्री को खोलोगे तो उसका पूरे सीक्वेंस में आपको मिल जाएगा अपलोडेड, लेफ्ट में वीडियो और राइट में PDF। कैसे नहीं आएगा, मेरे पास भी तो है ऐप, हमें तो ऐसे ही आ रहा है।
बेटा माइक के अनम्यूट होने से स्पीकर अभी तक हमारे यहाँ पर ठीक नहीं हुआ है। मैं तो माइक का अनम्यूट का अलाउ कर दिया, लेकिन आप बोल के देखो, शायद आवाज नहीं आएगी। ठीक है, मुझको टेलीग्राम की आईडी नहीं मिली आशीष। अगर कोई क्लास शो नहीं हो रही है अटेंड करने के लिए तो क्या करें? बेटा ये सारी जानकारी आप अखिलेश सर से फोन करके पूछ लेना, नंबर मिला होगा आप लोग को, है ना, क्योंकि ये ऐप का डिटेल जानकारी वही बता सकते हैं। बिल्कुल शो होगा, सारे होगा, है ना। ठीक है बेटा हिमांशु, एक काम करो, आप लोग का जो भी है, मैं अभी जब क्लास अंत होने से पहले मैं मांग लूंगा, आप लोग अपना नंबर वहां शो कर देना, उसे मैं इमेज ले लूंगा, मैं भेज दूंगा, वो सभी पे वो भेज देंगे। ठीक है, अभी पहले क्लास कर लेते हैं। लास्ट के 5 मिनट्स में आप जिन बच्चे को भी नहीं मिला है टेलीग्राम आईडी, है ना, लिखना चैट बॉक्स में नंबर, मैं फोटो ले लूंगा, उसे मैं दे दूंगा, हो जाएगा, डोंट वरी। फिलहाल पहले हम लोग थोड़ा इसको कर लें, क्योंकि टाइम जितना है उसमें कम से कम इसको कंप्लीट करना जरूरी है। सो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में क्या है, ये थ्योरी आप लोग क्लास 9th में भी पढ़े हो कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम्स, यानी जितने भी मैटर है सभी किससे बना होता है? एटम से। एक लाइन में लिखा गया इंडिविजिबल एटम, अर्थात एटम इंडिविजिबल है, यानी एटम इज टू स्मॉल, है ना, टू बी डिवाइडेड इनटू ए स्मॉलर वन। एटम खुद इतना छोटा है कि उसे और छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता। सो ये डाल्टन्स ने कहा था कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम्स, मैटर इंडिविजिबल एटम से बना होता है। ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। पढ़ा चुका हूं आप लोगों को कि अगर कोई एलिमेंट है और एलिमेंट बना होता है एटम से, तो ये सारे एटम आइडेंटिकल होना है, बताया था ना, एक ही जैसा। तो ये बात डाल्टन्स ने कहा था कि ऑल द एटम्स, बेटा एक बात याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं, डाल्टन्स के टाइम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सबकी खोज नहीं हुई थी, इसलिए डाल्टन साहब को मालूम नहीं था कि उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर होनी है। डाल्टन्स ने तो कहा कि एटम सबसे छोटा है, इसलिए इनके थ्योरी में ये बातें आएगा कि किसी भी एलिमेंट के जितने भी एटम्स है सभी आइडेंटिकल है। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, अलग अलग एलिमेंट का एटम का मास अलग अलग होगा, लेकिन अगर एक ही एलिमेंट का जितने भी एटम्स है सभी आइडेंटिकल होगा, सभी का मास सेम होगा, सभी एटम्स के प्रॉपर्टीज सेम होंगे। अर्थात एक एलिमेंट जितने भी एटम से बना होगा सारे एटम आइडेंटिकल होंगे। तीसरा था कि कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड when atoms of different element combine in a fixed ratio, कि कोई भी कंपाउंड है, जैसा कि मैंने कहा H2O है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो फिक्स है 2:16, यानी 1:8। कहाँ से लाया मैं? इसके एटॉमिक मास से। तो तीसरा जो पॉइंट है डाल्टन थ्योरी का कि कंपाउंड्स बनता है एटम के कॉम्बिनेशन से, और उसमें एटम्स का रेशियो फिक्स होता है मास के टर्म में। पता है कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि डाल्टन थ्योरी का कौन सा पॉइंट लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है? यही तो करता है, यही तो था डिफिनिट प्रोपोर्शन, कि कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स होते हैं उसका रेशियो फिक्स है। So compounds are formed when atoms of different elements combine in a fixed ratio. Next point था कि chemical reactions involve, केमिकल रिएक्शन होता है कब? तो बाय रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। एटम के रीऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब हुआ? देखिए, अगर मैं कह रहा हूं
कि H2 और I2 मिल करके 2HI बना। तो ये कैसे ऑर्गेनाइज हुआ, देखो ना, यहाँ पे H के बीच बॉन्ड था, H और H आपस में जुड़ा हुआ था, I और I आपस में जुड़ा हुआ है। क्या हुआ होगा, तो ये पुराना बॉन्ड टूट गया, और पुराना बॉन्ड टूट करके ये ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से एक नया कॉम्बिनेशन बना लिया। सो एक HI, एक HI 2HI बना दिया। तो ये अगला जो ये पॉइंट है यही कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स क्या कर रहा है, आपस में रीऑर्गेनाइज हो रहा है। मोलेक्यूल्स में देख रहे हैं, जो हाइड्रोजन मोलेक्यूल्स था, H और H के बीच बॉन्ड था, आयोडीन मोलेक्यूल्स है, I और I के बीच बॉन्ड है, वो आपस में पहले टूटा और टूटने के बाद नया कॉम्बिनेशन बना लिया। ठीक है, सो ये सारे जो अभी तक आप लोगों को बताया है मैंने, क्या था, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार फाइनली बता दीजिए आप लोग, ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कोई डाउट है या समझ में आ गया? याद नहीं है तो याद तो बेटा करना पड़ेगा थोड़ा सा। समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। और ध्यान रहे, बीच से देख रहा हूं मैं कि लगभग 8 से 10 बच्चे बीच से गायब हो गया, ये सोचते हुए कि फिर तो रिकॉर्डिंग में मिल ही जाएगा। ऐसा गलती नहीं करना है बेटा आप किसी को भी, है ना, ताकि क्लास जब कर रहे हो तो ट्राई ये करना चाहिए कि लाइव क्लास में ही समझ के बात को पैक करें। उसके बाद सिर्फ PDF देखे, अपना नोट तैयार करें, उसको पढ़ें। ये बार बार, है ना, वीडियो देखने के चक्कर में लाइव क्लास से गायब नहीं होना है। ठीक है, तभी आप लोग को अच्छा समझ में आएगा। अदरवाइज रिकॉर्डेड क्लास कर सकते हैं बच्चे, है ना। लाइव क्लास का मतलब है साथ में करते चलिए। तो किसी को भी जस्ट एक बार में मैं रिकैप कर दूं, इसके कितने लॉ था? पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें कहा गया था कि मैटर ना तो क्रिएट होता है और नहीं डिस्ट्रॉय, यानी मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड, यानी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना, इट कैन ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास व्हिच वाज गिवन बाय एंटोनी लावोजियर। लावोजियर वाज रिगार्डेड एज फादर ऑफ केमिस्ट्री। बस इतना ही था। दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट। इसमें क्या कहा गया था कि व्हाट एवर द सोर्स, a compound contains elements in definite ratio. Whatever the source, a compound contains element in definite ratio. This is called law of definite proportion or law of fixed proportion given by Joseph Proust. Clear? तीसरा लॉ मैंने कहा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन गिवन बाय जॉन डाल्टन। यही डाल्टन जिसके डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी मैंने देखा है। एक सेकंड बेटा भव्या वेट कीजिए, मैं जरा फोटो ले लूं। जिन लोगों को, जिन बच्चे को भी टेलीग्राम की जरूरत है, जिन्हें नहीं मिला है, आप सारे बच्चे अपना अपना फटाफट लिखिए। तो चैट बॉक्स में लिखिए अपने अपने नंबर, मैं इमेज ले रहा हूं। जिन बच्चे सबको टेलीग्राम लिंक नहीं मिला है लिख दे यहाँ पे चैट बॉक्स में, ताकि मैं नाम के साथ इमेज ले रहा हूं। याद रखना बेटा मुश्किल है ना सबको, ठीक है। नबीन, ठीक है, आ गया नबीन का भी। सबको मैं भेजवा दूंगा बेटा, आज शाम तक भेजवा दूंगा। ये सीधा मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, उनको भेज देंगे आप सभी को। ओके, और है कोई बच्चे? हिमांशु आपको भी नहीं है? हिमांशु आपको भी टेलीग्राम नहीं है? चलिए, आशीष, वंशिका, ठीक है बेटा, आज मैं सबको भेजवाता हूँ। बहुत
इन लोगों को कहता हूं मैं भेजने के लिए, तो फिर वो कहते हैं कि मैं तो सबको दे दिया है। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। चलिए आज मैं भेजवा दूंगा, मैं ये सारे सबका नंबर मैंने ले लिया है और मैं शेयर कर दूंगा, उनको भेज देंगे लिंक। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था, अब किनका है? तो कोई एक ही पे तो जाएगा वंशिका, किस पे भेजना है आपको? ओके, ठीक। तो अब आप लोग को मैंने रिवीजन में फटाफट रिकैप कर रहा था, क्या था? तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन कहे थे कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइंस टू फॉर्म मोर देन टू कंपाउंड्स, then the one element which combines with fixed mass of other elements, है ना, यानी mass of one element which combines with fixed mass of other elements are in simple whole number ratio। ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तीसरा उसका था गेलुजैक्स लॉ। गेलुजैक्स लॉ कहता है कि इन एनी केमिकल रिएक्शन व्हेन गैसेस कंबाइंस और फॉर्म, द वॉल्यूम ऑफ गैसेस आर इन सिंपल होल नंबर रेशियो। ये था गेलुजैक्स लॉ। ये भी कहाँ था? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। नेक्स्ट था एवोगैड्रोज लॉ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। यही सारे के सारे आप लोग का लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है। वैसे तो मुझे आज मूल कंसेप्ट भी शुरू करना था, लेकिन अब इतना टाइम नहीं, 2 मिनट में कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि एटॉमिक मास जो मैंने पिछले क्लास में लिख दिया होगा कुछ एलिमेंट का, उसे जरूर रट के आना, क्योंकि अगले क्लास के लिए मैं इसमें डाल तो दिया हूं, जब देखोगे तो पूरा क्वेश्चन ही क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि अब जो आने वाले टॉपिक है सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल से भरा हुआ। इसलिए आपके पास आज और कल में चांस है एटॉमिक मास याद कर लेना और थोड़ा मल्टीप्लाई डिवाइड का प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड में फंसना नहीं है, अटकना नहीं है। नहीं तो मालूम होगा कि केमिस्ट्री लगा करके क्वेश्चन सॉल्व तो कर दिए, लेकिन फाइनली आंसर नहीं आया या फिर आंसर गलत हो गया। बेटा इस चैप्टर में टेस्ट बचा, संडे को टेस्ट मिल जाएगा, संडे को डोंट वरी। यानी जितना टॉपिक हो जाएगा सैटरडे तक में, यानी आप लोग का क्लास कब होता है? मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में। फ्राइडे तक में जितना टॉपिक हो जाएगा उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस टेस्ट MCQ क्वेश्चन आपको संडे को मिल जाएगा, जरूर कर लेना। ठीक है, मैं भेज दूंगा, मैं कर दूंगा आपके ऐप में ही, अपने जहां से कोर्स में करते होगे मॉक टेस्ट को क्लिक करोगे मिल जाएगा टेस्ट। ठीक है, सो इस संडे को मैं आप लोग को जितना भी बचा पढ़ाई हो चुकी रहेगी टॉपिक, उसका टेस्ट कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए अब बता दीजिए किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो, क्योंकि अब हम क्लास ओवर करेंगे। अगर एनी डाउट है तो बताइए। प्रैक्टिस में आप लोग को क्या करना है, जहां पे अटकना नहीं है बिल्कुल। पिछले क्लास में होमवर्क दिए थे ना मोलेक्यूलर मास निकालने का, तो ऐसे मोलेक्यूलर मास निकालने का प्रैक्टिस कर लेना है। कहीं भी जैसे अगर बाय द वे आपको आ गया, मैंने कहा था H2SO4, तो सोचना नहीं है, फटाफट करना है कि 2 मल्टीप्लाइज बाय 1 + 32, 4 मल्टीप्लाइज बाय 16 यानी 98U। ऐसे जरूरी पड़ेगा, क्योंकि मोल कंसेप्ट ऐसा टॉपिक है 9th क्लास में, इसका नमूना तो आप लोग देखे ही होगी कि एटॉमिक मास का जरूरी पड़ेगा, मोलेक्यूलर मास का जरूरी पड़ेगा, फिर आगे फार्मूला हम लिखेंगे, मोल्स कैसे निकालेंगे, मोलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, सो चलिए फिर अगर कोई डाउट नहीं है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एवोगैड्रो के पहले आपने क्या नाम लिया था? गेलुजैक्स लॉ। गेलुजैक्स लॉ है। ठीक है, ये लॉ गेलुजैक्स और एवोगैड्रो का पूरा डिटेल है,
चैप्टर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर में मैंने आप लोगों को सिलेबस डिस्कशन कर दिया है। सीबीएसई में तो डिलीट कर दिया इस बार, जबकि उसे करना नहीं चाहिए, मैं उसे कराऊंगा जरूर। ठीक है, सो ध्यान रहे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।